नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। ना इधर की बात ना उधर की बात, ना कोई लाग लपेट, सिर्फ होगी सीधी बात। होंगे तीखे सवाल और मिलेगा आपको उनका सीधा सटीक जवाब। और आज 5 बजे के कार्यक्रम सीधी बात में हम बात करेंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले तो इसे यूनिवर्सिटी का है या आतंक का अड्डा, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स का दिल्ली ब्लास्ट टेरर से कनेक्शन, जिसके बाद एक नए रैकेट और बड़े रैकेट का खुलासा होता है। व्हाइट कॉलर टेरर का एक बड़े नेक्सस का खुलासा होता है। अब जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, ईडी की एंट्री हुई और ईडी के बाद और सनसनीखेज चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने 415 करोड़ की लूट की। छात्रों से, अभिभावकों से उन्हें गुमराह किया। सवाल यह कि कैसे गुमराह कर छात्रों और अभिभावकों को अपनी जेब भरी गई। एनएसी यूजीसी के नाम पर कैसे धोखाधड़ी की गई, फर्जी दावे किए गए और छात्र और अभिभावक सब उनके साथ गुमराह होते गए। एक एक कर सबको बेवकूफ बनाया गया। हजारों सपने ईडी के इस खुलासे के बाद चकनाचूर हो गए हैं। उधर अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश भी हो चुकी है, बुलडोजर चलाने की तैयारी है। ऐसे में एक सवाल ये भी यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है कि उन हजारों छात्रों के भविष्य का क्या जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। ये तमाम सवाल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि किस तरह की प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर सामने आ रही है। ऐसा है कि मैं कौन सी भी हालत में हिंसा का समर्थन नहीं किया देश में नहीं, और हिंसा करने से मुसलमानों को बड़ा न्याय मिलेगा ऐसा किसको लगता होगा तो बिल्कुल गलत बात है। मुसलमानों के बहुत सारे सवाल हैं और इसके लिए सरकार ने भी उनके साथ बात करके उसमें हल निकालना चाहिए। लेकिन एक यूनिवर्सिटी भी उसमें अगर इन्वॉल्व है तो ये बड़ी सीरियस बात है। पढ़े लिखे मुसलमानों ने ये सोचना चाहिए कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है। हालांकि बीजेपी को इस तरह से आप करेंगे तो मदद होगी, क्योंकि सरकार रहती है, उसके साथ मिलिट्री रहती है, पुलिस रहती है, सारी खुफिया एजेंसीज रहती है। आप ऐसे इस एक दो जगह ये करेंगे, इससे कुछ आपके सवाल छूटेंगे नहीं। और दूसरी बात ऐसी है कि बमकांड जब होता है तो उसमें मरते हैं वो बेगुनाह लोग मरते हैं। इस बीच बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि ईडी ने रिमांड पर लिया है। ईडी को रिमांड पर दिया गया है यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद को, और अब ईडी पूरी पूछताछ को आगे बढ़ाएगी, मामले को गंभीरता से जांच पड़ताल करेगी। और ये सिर्फ 415 करोड़ की बात है या फिर इसके अलावा भी एक बड़ा बंदरबाट हुआ है और इन पैसों का इस्तेमाल कहां किस तरीके से किया जा रहा था। और गनीमत यह है कि समय रहते खुलासा हो गया, वरना चेयरमैन विदेश भागने की फिराक में था। यही एक बड़ी वजह है कि कई सुलगते सवाल हैं जो सीधी बात में आज हम करेंगे और उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक एक कर एलईडी स्क्रीन पर वो तमाम सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल और सटीक सवाल, यूनिवर्सिटी का धोखा क्या मॉनिटरिंग एजेंसियों की एक बड़ी विफलता है कि इतना बड़ा धोखा मिल जाता है। एजेंसीज मॉनिटरिंग ही नहीं कर पाए कि किस तरीके से फर्जी दावे किए जा रहे हैं, वेबसाइट पर फर्जी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है और उस फर्जी इंफॉर्मेशन के सहारे उनको देखकर भरोसा कर यूनिवर्सिटी पर हजारों छात्रों के भविष्य पर आज खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल, कैसे किए गए छात्र और अभिभावक गुमराह, किस तरीके से, सिर्फ वेबसाइट के सहारे ही या फिर एक पूरा रैकेट था, एक पूरा ग्रुप था जिसके जरिए छात्रों अभिभावकों को गुमराह करने का काम यहां पर किया जा रहा था। क्या जो चीजें सामने आ रही हैं उनसे इतर भी और ऐसी चीजें हैं जिसको जांचने पड़ताल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यही वजह है कि बड़ा सवाल छात्रों से जुड़ा हो जाता है। रचनाओं में छात्रों की सुरक्षा कितनी है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज का उसमें छात्र कितने सिक्योर है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है आकर, क्योंकि ये उन्हीं का पैसा है, इन्हीं छात्रों, इन्हीं के अभिभावकों का पैसा है जिससे चेयरमैन की जेब भर रही थी। और ये कोई छोटी रकम नहीं है, 415 करोड़ एक बड़ी रकम होती है। क्या और भी शिक्षण संस्थान बन गए हैं अल फलाह जैसे रेडिकलाइजेशन हब्स, ये भी जांच पड़ताल करने की जरूरत है, क्योंकि 10 सालों से गबन हो रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं। और ऐसे में क्या अल फलाह जैसी और भी यूनिवर्सिटीज हैं या और भी शैक्षणिक संस्थान
संस्थान हैं जो इस तरीके से रेडिकलाइजेशन हब्स बन चुके हैं, जहां से रैकेट्स चलाए जा रहे हैं? क्या शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का नया माध्यम बन गया है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो यहां पर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में किस तरीके से पैसों का बंदरबाट किया गया, लूट की गई, किया गया, फर्जी दावे किए गए, तमाम ऐसी चीजों को अंजाम दिया गया जिसकी वजह से छात्रों के भविष्य पर संकट के बादल अब मंडरा रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है कि यह सवाल यहां पर किया जा रहा है कि क्या शैक्षणिक संस्थान अब मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा भी बन चुके हैं कि ईडी की एंट्री होती है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल वाकई में यहां पर सोचने वाला है कि 10 साल से इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गलत इंफॉर्मेशन शेयर की गई, वेबसाइट को लेकर गलत दावे किए गए, मान्यता को लेकर गलत झूठे वादे किए गए और इस पर लोग विश्वास भी कर रहे थे। यही एक बड़ी वजह, छात्र और अभिभावक इन्फ्लुएंस हो गए। उन्हें लगा कि उनके बच्चे के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। उन्हें ऐसा लगा कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो फिर हमारा बच्चा बहुत होनहार होकर निकलेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस यूनिवर्सिटी से टेरर का आतंक भी चलाया जा रहा है, कि टेरर का आतंक इस तरह से चलाया जा रहा है कि अभिभावक जो ये सोच रहे हैं कि हमारे छात्रों का भविष्य बहुत होनहार होगा, सुनहरा होगा, उन छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं टेरर ग्रुप्स या फिर आतंकियों के बीच में है, क्योंकि यहीं से आतंकी उमर निकला। इसके अलावा और भी नाम, क्योंकि जो 8 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई उसमें से 5 डॉक्टर्स ही हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं। तो ये वो तमाम सवाल जिनका जवाब लेने की आज होगी कोशिश। कई खास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा दे। स्वागत करेंगे कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। संदीप मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और लक्ष्मी नारायण जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का स्वागत। सबसे पहले भदौरिया जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। पहले व्हाइट कॉलर रैकेट का खुलासा होता है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म का खुलासा होता है और उसके बाद ये देखिए किस तरीके से चौंकाने वाला खुलासा कि 10 साल से एक यूनिवर्सिटी झूठे दावे कर रही थी खुलेआम अपनी वेबसाइट के जरिए, और मॉनिटरिंग एजेंसीज कर क्या रही थी? किसी की निगरानी में ये बात क्यों नहीं आई? उन छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। देखिए मोनिका, ये बात सही है कि मॉनिटरिंग जो एजेंसियां हैं इनकी कहीं ना कहीं भूल, थोड़ी बहुत भूल, छोटी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो छात्र हैं उनका भविष्य तो है ही है अंधकार में, साथ साथ कि जिस यूनिवर्सिटी में उनके पास मान्यता नहीं है, जहां क्लास डॉक्टर की क्लास की जगह जहां आतंकवादियों की क्लास चल रही है, जहां से आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, आतंकवादी इतनी भारी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, इतनी भारी संख्या में विस्फोट इकट्ठे कर रहे हैं और वहां से पूरे देश को दहलाने की, देश को बर्बाद करने की, लोगों को जान माल से नुकसान पहुंचाने की इतनी बड़ी योजना जिस यूनिवर्सिटी में बन रही हो और उस पर अगर हमारे देश की एजेंसियों की निगाह नहीं जाती तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं फेल्यूर मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो अभी 2 दिन से तो चल नहीं रही है। मैं तो उस पुलिस अधिकारी को मैं तहे दिल से मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा उसको भारत सरकार से भी मैं यही मांग करता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जी से, कि उसको जितना बड़ा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हो उसको देना चाहिए। जिसने इसका भंडाफोड़ किया है उसकी जो सूझबूझ देखिए कि उसने एक पोस्टर लगा हुआ था कश्मीर में, उस पोस्टर से ये सारा खुलासा किया। उसकी निगाह गई, उसने पोस्टर ठीक से पढ़ा, जबकि वो पोस्टर उर्दू में था, मगर उन्हें उर्दू आती थी और चला कि ये तो पूरा आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। और उस पोस्टर की वजह से वो कहां कश्मीर और कहां फरीदाबाद दिल्ली के पास में वहां तक पहुंचे, उन्होंने पूरे देश को दहलने से बचा लिया। मगर हमारे देश की ऐसी कौन सी एजेंसी नहीं है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ना हो? सभी एजेंसियों का है, इनका ध्यान क्यों नहीं गया? इसका कारण कुछ हो सकता है। मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है मुसलमानों के नाम से जिम्मेदारी लेते हैं
नहीं, मैं सुने, मेरी पूरी बात सुने। मैं बड़ा वैसा साफ कहने वाला हूं। मैं किसी के झूठी बात लेके यहां नहीं बैठता हूं। मैं सत्यता को बयां करता हूं। अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात मोनिका, आप ये देखिए कि हमारे देश की सारी एजेंसियों का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। और किसी की निगाह नहीं गई। अब इसका एक कारण और हो सकता है कि मुसलमानों के ऊपर अगर कोई भी एजेंसी थोड़ा सा भी कोई बात कह दे तो ये सारी जितनी पार्टियां हैं कांग्रेस सहित, ये तुरंत खड़ी हो जाएंगी। मुसलमानों पे अटैक क्यों हो रहा है? उनकी अगर यूनिवर्सिटी है तो उसके ऊपर इस तरह की जांच कराई जा रही। तो एजेंसियां इस बात से भी डरती हैं। एजेंसियां जानती भी हैं मगर हाथ इसलिए भी नहीं डालती कि ये सारी पार्टियां एजेंसियों के ऊपर हावी हो जाएंगी और उनके नौकरी तक की बात कर लेंगी कि इनको नौकरी से निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से समाज को और राजनीतिक पार्टियों को दूर होना पड़ेगा। एजेंसीज हावी हो एजेंसीज इसलिए जांच नहीं कर पा रही कि पॉलिटिकल पार्टीज हावी हो जाएंगी। ये कौन सा आंसर हुआ? ये तर्क, मतलब ये तर्क समझ नहीं आया। नहीं, तर्क बिल्कुल सही, अपनी जगह सही है कि एजेंसी नहीं, बिल्कुल सही है। एजेंसी काम इसलिए नहीं कर पाती कि उनके ऊपर अभी सोचिए ना, चुनाव आयोग अपना एक बड़ा अच्छा सर, आप कह रहे हैं, सुनिए मैं सवाल कर रही हूं, आप कह रहे हैं कि एजेंसीज काम नहीं कर पाती हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनका प्रेशर हो जाता है और अगर एजेंसी काम करती है तो विपक्षी पार्टियां सवाल करती हैं कि आप निशाना साध रहे हैं। विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं, अपोजिशन लीडर्स ये कहते हैं कि आप एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करते हैं, एजेंसीज बीजेपी के अंडर है, एजेंसीज बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं। ये कैसा फायदा हुआ और ये कैसी पॉलिटिक्स हुई कि जब मोनिका मैं बड़ी आपको एक उदाहरण आपको फिलहाल का ही देना चाहूंगा कि हमारी चुनाव आयोग एजेंसी मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एसआईआर करा के। सर मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रही हूं। अभी चुनाव आयोग और यूनिवर्सिटी को क्यों लिंक कर रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, जिम्मेदारी की बात हो रही है, जिम्मेदारी की बात कीजिए। पहले मेरी बात को तो समझे। मैं बोलिए, चलिए मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि चुनाव आयोग के ऊपर इन सारी एजेंसियों ने कितने बड़े आरोप लगाते हैं कि वो चोर है और कांग्रेस ने तो यहां तक नहीं बख्शा, उनके परिवार को भी घसीट लिया। तो कुल मिला के ये है कि दूसरी एजेंसियां भी यही सोच के अपने काम में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती हैं। सर ये कैसा? नहीं सर, आप बेतुका तर्क दे रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। आप 100% तो छोड़िए, मैं इससे 1% के लिए भी संतुष्ट नहीं हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज निशाना साधती हैं ये सोचकर एजेंसी काम नहीं करेंगी तो देश किस पर भरोसा करेगा भाई? नहीं, मैं आपकी संतुष्टि के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जो रियल फैक्ट है वो बता रहा हूं। मैं आपकी सर रियल फैक्ट भी जो आप बता रहे हैं उससे जनता संतुष्ट भी तो होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं मेरे जरिए देश की जनता सुन रही है, तो जनता संतुष्ट भी तो होनी चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियां पहले अपनी सोच बदले, गलत और सही के साथ में खड़ा होना सीखे। ये गलत और सही के साथ नहीं खड़ी हो रही। सर जिम्मेदारी लेना सीखिए, जिम्मेदारी लेना सीखिए। ये तर्क बेतुका है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सेंसलेस तर्क है। अगर सुनिए, मेरा काम है सर, फॉर एग्जांपल मेरा काम है आपसे सवाल करना। सुन लीजिए एक सेकंड। आपके हिसाब से बेतुका होगा, हमारे हिसाब से बेतुका नहीं है। चलिए मैं आपको एक सेकंड, मैं यहाँ पर हमारे साथ पैनल में 2 और लोग हैं। सुनिए भदौरिया जी, हमारे साथ पैनल में 2 और लोग हैं इस वक्त। मैं उनसे आपके तर्क को जस्टिफाई करवा देती हूँ कि वो आपके इस तर्क के बारे में क्या सोचते हैं। आप मेरी संतुष्टि भी चलिए छोड़िए, पैनल में और 2 लोग हैं, आप जस्टिफाई करवा देती हूँ। चलिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता पर ना विश्वास करें, पूर्व आईपीएस ऑफिसर लक्ष्मी नारायण जी हैं, उनकी बात पर तो विश्वास करेंगे। तो एक एक कर दोनों से जस्टिफाई मैं करवाने की कोशिश करती हूँ जो आपका तर्क है। सबसे पहले संदीप मिश्रा जी, आपसे 2 सवाल मैं करूंगी। पहला, जिम्मेदारी किसकी? क्या आप भी इसे एक बड़ी विफलता के रूप में यूनिवर्सिटी भविष्य के साथ छात्रों के खिलवाड़ चल रहा था, पैसों का गबन चल रहा था, लेकिन मॉनिटरिंग एजेंसियों की नजर नहीं जाती है? दूसरा सवाल, जो तर्क भदौरिया साहब की तरफ से दिया गया है उसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, उस पर आपका टेक क्या है? बहुत दुखद है। सबसे पहले तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि दूंगा और परमात्मा से ये मैं मांग करूंगा कि जो आत्मा इस लाल किले की दहशत में दुनिया से चले गए उनके परिवार को शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे और कम से कम उनके परिवार को ये दुख जो बीजेपी के राज में मिला है उसे बर्दाश्त करने की क्षमता मिले।
मैडम मैं एक बात बताता हूँ, फरीदाबाद दिल्ली से बहुत दूर नहीं, और इतने वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं, कमाल के अधिकारी हैं, बहुत गजब का इन्होंने अपना सेवा काल किया है। निस्संदेह ये न्याय की बात करते रहे हैं और करेंगे भी। फरीदाबाद में ट्रिपल इंजन सरकार है, सिर्फ फरीदाबाद में ही 3 एमएलए मंत्री हैं, विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री, राजेश नागर मंत्री और गौतम मंत्री। केंद्रीय मंत्री वहां का एमपी कृष्णपाल गुर्जर पिछले 15 साल से लगातार एमपी भी और मंत्री भी है। ऐसे में अभी भदौरिया साहब ने साफ कहा कि नकारा हो गई है एजेंसियां। अगर एजेंसी नकारा है तो गृह मंत्री नकारा क्यों नहीं है? मेरा एक सवाल। अगर एजेंसी काम नहीं कर पा रही है तो गृह मंत्री ने काम करने लायक उन्हें छोड़ा क्यों नहीं है? एजेंसी अगर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि एजेंसी किसी को पकड़ ले, तो गृह मंत्री क्या पद पर बैठे रहने लायक है? एक ऐसे नाकामयाब, एक ऐसे नकारा, एक ऐसे खुद ख्याली में खुश रहने वाले अमित शाह को क्या देश बर्दाश्त करेगा? ये ऐसा क्यों है कि जब जब बीजेपी आती है तो आतंकवादी संसद में भी आ जाते हैं, लाल किले तक आ जाते हैं, कारगिल हो जाता है, पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, और हमारे गृह मंत्री को ये तो पता है असम में विधायक बिक रहा है, बिहार में विधायक बिक रहा है, लेकिन आतंक की फैक्ट्री, आतंक का कारखाना, आतंक का गढ़, आतंक की यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में उनके घर से महज 25 किलोमीटर दूर चल रही है, गृह मंत्री को खबर नहीं है। ये कैसा गृह मंत्री है कि खून की होली खेलने वालों को नहीं पकड़ पाता, लेकिन विपक्ष के लोगों के लिए ईडी सीबीआई सब मुस्तैद कर देता है। जो लोग दोषी नहीं है उन्हें भी ईडी और सीबीआई के नाम पर वो नकारा न ढाला, मैं बस लाचार हो जाता है। अभी जो मैंने सवाल था उसका जवाब अभी आपसे भी नहीं मिला। सोनिया गांधी ने एक भी आतंकी घटना का जवाब नहीं दिया, एक भी आतंकी मर्यादा रखिए। नहीं, मेरा बीच में बोलिए। 2004 से लेकर 2014 तक कंटिन्यू बम ब्लास्ट हो रहे थे, आतंकी घटनाएं हो रही थी कि एक घटना का जवाब बता दिए कि आपने दिया हो, एक घटना का आप बता दें कि आपने जवाब दिया हो। बटाला हाउस के लिए सोनिया गांधी पूरी रात रोई, मगर बटाला हाउस में एक जो है ना दरोगा, अगर उसमें से शहीद होता है तो उसका दर्द महसूस नहीं होता। दिल्ली में प्रोजेक्टर में ब्लास्ट होता है, दिल्ली में जगह जगह ब्लास्ट होते हैं, हैदराबाद में ब्लास्ट होता है, मुंबई में सीरियल पे ब्लास्ट धमाका होता है। किसका जवाब दिया था सोनिया गांधी ने? तब गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? बहस बहुत आगे इस तरीके से चली जाएगी, आरोप प्रत्यारोप की, ये आरोप प्रत्यारोप की बहस बहुत आगे चली जाएगी। भदौरिया साहब एक सेकंड, संदीप मिश्रा जी मैं भी आपसे चाहूंगी कि आप सवाल पे आ जाए। पुरानी चीजों को अगर हम एक सेकंड के लिए साइड रखकर अभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जरा जो मैंने आपसे सवाल किए थे उसके जवाब मुझे आपसे भी नहीं मिल पाए हैं। जेल के मुहाने पे खड़े हैं तो गृह मंत्री की हिम्मत है, गृह मंत्री का काम है, तभी खड़े हैं। राहुल गांधी को किसी ने पकड़ा था अब दिन तक? ठीक है भदौरिया साहब एक मिनट, संदीप जी की बात पूरी होने दीजिए। भदौरिया साहब एक मिनट, संदीप जी की बात पूरी होने देते हैं। ठीक है, रुकिए भदौरिया साहब, संदीप जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर आपको भी जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। ठीक है मैडम, मैं बोलूं? हाँ जी, संदीप जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं यही जानना चाहता हूँ कि इनके कार्यकाल में जितनी आतंकी कौन आदमी कहाँ से पकड़ लाते हैं ऐसे मछली बेचने वाले आदमी को डिबेट में? हमारे टाइम हो रहा है जवाब। कौन है जो सब्जी बेचने वाले लोगों को पकड़ लाते? प्रवक्ता के नाम पे इन्हें तमीज नहीं है, कोई बोलेगा। ठीक है भदौरिया साहब रुक जाइए। भदौरिया साहब टाइम वेस्ट होगा चलाने से। भदौरिया साहब सिर्फ समय जाता है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। भदौरिया साहब ठीक है, ओके रुक जाइए। भदौरिया शांत हो जाइए। संदीप मिश्रा जी ठीक है, रुक जाइए, आप दोनों ही रुक जाइए, क्योंकि ऐसे सिर्फ समय जाया होता है और कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता। दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण जी पूर्व आईपीएस आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उनका भी हम रुक करेंगे, और साथ ही डॉक्टर नरेश चावला जी को भी आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव है IMA, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वेलकम सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। पर पहले सवाल लक्ष्मी नारायण जी से। लक्ष्मी नारायण जी, मैं ये बात आपके पास भी आना चाहूँगी यही सवाल लेके, क्योंकि मैंने भदौरिया जी को ये कहा कि जस्टिफाई करवा देते हैं इस बात को। चलिए उन्हें आपकी बातों पर तो भरोसा होगा।
भतौरिया साहब ने जो कहा, जो स्टेटमेंट्स दिए, एजेंसीज काम नहीं कर पाती हैं, प्रेशर होता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं, अपोजिशन पार्टीज भी जो हैं वो बोलना शुरू कर देती हैं, इसलिए एजेंसीज अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती। ये जो तर्क वो दे रहे हैं, आप कितना जस्टिफाई करते हैं इस तर्क को? देखिए, आर्गुमेंट्स पर मैं बात नहीं करना चाहता, मैं तथ्यात्मक बात करना चाहूंगा कि जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, उन सब पर देख रेख एमसीआई के अंडर है। और एमसीआई की ड्यूटी बनती है कि वहां पर जो स्टैंडर्ड है, जो चीजें हैं, वो सही प्रकार से हों। अब एमसीआई किस तरह से काम करता है ये बहुत से लोगों को पता है ठीक प्रकार से। बहुत से मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर कि पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कभी एमसीआई के द्वारा एडवर्स रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक तो यह है कि ये कार्य जो है एमसीआई को करना चाहिए था और यूजीसी को भी देखना चाहिए था चीजों को कि किस प्रकार से जो है गलत चीजें हो रही हैं यूनिवर्सिटी में और क्या हो रहा है, क्योंकि यही उनका काम ही है। यस, उनको मान्यता देना, उनकी मान्यता रद्द करना, उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करना, यही उनका काम है और कोई काम नहीं है। अब रही बात जो सेंट्रल पुलिस एजेंसीज हैं, जो विभिन्न हमारी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हों या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हों, ये सब जब कोई क्लू कहीं किसी जगह पर आता है, हवा में तीर नहीं मारते रहते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं पर कुछ हमें हल्का सा क्लू मिल जाता है, और जब क्लू मिल जाता है तो उसकी डोर पकड़ के हम बहुत बड़े बड़े कांडों को का पर्दाफाश भी कर देते हैं। तो ये तो समय के अनुसार होता है। एजेंसीज के लिए कि हर कॉलेज, हर किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाकर के और जांच शुरू कर दें अचानक। देयर शुड बी एटलीस्ट वन क्लू, एक कहीं पे पॉइंट आना चाहिए। किसी का मर्डर हो गया, कहीं पर कोई चीज मिल जाए, तो फिर वहां से एक थ्रेड शुरू होता है और वो थ्रेड फिर आगे जाता है। सर, इंफॉर्मेशन के लिए ऑडिट्स भी तो होते हैं, तो जब ऑडिट्स हुए, समय समय पर ऑडिट्स होते हैं, तो ये ऑडिट में भी कभी ध्यान नहीं गया कि वेबसाइट पर देखिए फर्जी पूरी जानकारी है और सिर्फ 1 साल 2 साल से नहीं, 10 सालों से ये पूरा खेल चल रहा है। 10 साल में 2, 3, 4 कुछ तो ऑडिट मॉनिटरिंग हुई होगी ना? तो ये तो ऑडिटिंग, मैंने कहा ना कि ये काम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का है। ये उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया जाना चाहिए कि वो ऑडिट कराते हैं, कॉलेजेस का नहीं कराते हैं। स्वतंत्र ऑडिट रिक्वायरमेंट होता है, वो ऑडिट भी नहीं कराया गया होगा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस की फीस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस अथाधुंध बढ़ी हुई है, उस पर भी कोई रोक नहीं है। ये एमसीआई का काम था इस चीज को मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए, पर वो कोई कुछ हो नहीं पा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना जिस भी संस्था का काम है, वो अपने में फेल हो जा रही है। अब बाकी बातें जो है वो मैंने आपसे बता दिया कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जब तक वहां पर कोई क्लू, कहीं पर कोई चीज, थ्रेड नहीं मिलता है, तब तक वो कोई चीज आगे नहीं आ सकती है। क्या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं इन शॉर्ट कि पहले कभी भी जो ऑडिट्स हुए, ऑडिट में चीज पकड़ी नहीं गई, या तो ऑडिट सही तरीके से नहीं हुए या ऑडिट में चीज पकड़ी नहीं गई, और जब चीज पकड़ी नहीं गई कोई क्लू नहीं मिला, और यही एक बड़ी वजह कि एजेंसीज पूरी तरीके से इस जांच पड़ताल को आगे नहीं बढ़ा पाई या उन तक ये मामला नहीं पहुंचा। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें, एजेंसीज को कोई क्लू नहीं मिला, इस वजह से आगे नहीं बढ़ी। और जब क्लू मिला, एक बेचारे एक ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ने जब एक छोटे से पोस्टर से सारी चीज निकाल के रख दी, तो देखिए कितना बड़ा केस सामने आ गया। कुछ ज्यादा ही बड़ा केस सामने आ गया कि ये पूरी राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करता है, और कहीं ना कहीं विदेश तक इसके नेटवर्क है। ये भी धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि कैसे अंदर ही अंदर पूरा टेररिज्म रैकेट चलाया जा रहा था, वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर से भी। डॉक्टर नरेश चावला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव है आईएमए के। सर, आपका इस पर टेक क्या है? जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ना बनकर, क्योंकि एनआईए के साथ साथ ईडी भी जांच पड़ताल कर रही है, पैसों के गबन का ये पूरा सामने में, और एक पूरा रेडिकलाइजेशन रैकेट चला रहे थे, व्हाइट कॉलर रैकेट सामने आता है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म सामने आता है। आपका टेक इस पर क्या है? देखिए मोनिका, कुछ बातें स्पष्ट है। एवरी इंडियन, कोई भी मजहब का हो, हम स्पष्ट हैं, देयर इज जीरो टॉलरेंस एज वेल इंडिया एज ए नेशन गोज। हमारे देश पे कोई चाहे टेररिज्म हो, चाहे वो सरहद से हो, चाहे अंदर से हो, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जहां तक बात, मुझे इसलिए बुलाया गया है कि जो लोग इन्वॉल्व थे वो डॉक्टर्स थे। आप कहेंगे उनका क्या स्टेटस है? तो यूनिवर्सिटी का स्टेटस होता है, वो नॉर्मली इसको नेशनल मेडिकल कमीशन देखता है। वो जब जिन लोगों के खिलाफ भी कि चार्ज
पक्के हो गए हैं उनका नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर से हटा दिया गया है। जहां तक किसी भी यूनिवर्सिटी की और मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी की बात होती है, उसके लिए बाकायदा ना एमसीआई बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, उसकी जगह पे नेशनल मेडिकल कमीशन आ चुका है, वो ये चीज देखता है। लेकिन वो सिर्फ एकेडमिक, साइंटिफिक और एग्जाम वगैरह देखता है। जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी देखने के लिए उसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ध्यान नहीं देता है। उसके लिए तो लोकल सिक्योरिटी होगी, जो वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो वहां का जो कमिश्नर है या डेप्यूटी कमिश्नर है, वही देखेंगे। और उसके ऊपर आती है एक इंटेलिजेंस। व्हाट इज इंटेलिजेंस? व्हाट इज इंटेलिजेंस? कहते हैं 3000 किलो आरडीएक्स इकट्ठा हुआ पड़ा था, यहां से वहां ले गया, किसी घर में ले गया। तो आई थिंक इसको चाहे कोई माने या ना माने, देखो जी, अपोजिशन के और रूलिंग के तो ये चार्जेस चलते रहेंगे, बट एक जो आम आदमी को नजर आता है कहीं ना कहीं लैप्सेस बहुत ज्यादा हुए हैं। हमें इस बात का दुख है कि हमारे डॉक्टरी पेशे के कुछ लोग इन्वॉल्व हुए हैं, वो रेडिकलाइज हुए हैं। तो क्यों हुए हैं, तो हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको रोकने के लिए क्या किया जा है? सकता है, ये तो एक गंभीर सवाल है ही। और साथ ही इन डॉक्टर्स को टेररिज्म से क्या ऐसा मिल रहा है? अगर पढ़ लिखा आप गए हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर बन गए हैं, तो आदमी नाम पैसे शोहरत के लिए ही सब कुछ करता है। तो नाम आपका बन रहा है, पैसा आपको मिल रहा है, सुविधाएं आपको मिल रही हैं, समाज में एक सम्मानित जगह आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी आप टेररिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, क्यों? भदौरिया जी, जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी का ये पूरा रैकेट सामने आया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जांच पड़ताल का दायरा अब और ज्यादा बढ़ने की जरूरत है? अल फलाह से भी हमें आगे बढ़ाना होगा जांच पड़ताल का दायरा। क्या पता ऐसा हो कि सिर्फ अल फलाह ही नहीं, इस तरह की और भी शैक्षणिक संस्थान और भी यूनिवर्सिटी हो जहां से रेडिकलाइजेशन का ये पूरा रैकेट चल रहा हो, या फिर वो यूनिवर्सिटी रेडिकलाइजेशन हब बन चुकी हो? बिल्कुल मोनिका, जांच एजेंसियां हर क्षेत्र में हर एंगल से अपना कार्य कर रही हैं, और जांच एजेंसियों को इस टाइम फुल पावर दी गई है कि आप अपने एंगल से कोई कमी ना छोड़ें। क्योंकि ये जो रैकेट पकड़ा गया है ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नेक्सस है। आप देखिए पूरे देश में फैला है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इस वहां के डॉक्टर पकड़े गए, महाराष्ट्र के पकड़े गए, कहां जम्मू कश्मीर, कहां हरियाणा, कहां लखनऊ, चारों तरफ के तार फैले। बात तो यहां तक चल रही है कि 200 तो बिल्कुल मेन टारगेट में, हिट में है ही, मगर इसमें हजारों डॉक्टर और हजारों लोग इसके साथ जुड़े होंगे। जहां 3,500 केजी अमोनिया नाइट्रोजन इकट्ठा किया जा रहा है पूरे देश को दहलाने के लिए, तो प्लानिंग छोटी नहीं है। आप सोचिए कि डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसके ऊपर हर आदमी विश्वास करता है और सम्मान देता है। अगर डॉक्टर कहीं जा रहा है अपनी गाड़ी में व्हाइट कोट पहन के, अपना यंत्र कंधे पे डाल के, तो लोग सम्मान की निगाह से देखते हैं। और वो ही डॉक्टर अगर आतंकवादी बन के हमारे देश के नागरिकों को मारने की प्लानिंग करने लगे, तो इससे ज्यादा घटिया सोच और क्या हो सकती है? तो सबसे बड़ी बात है, यहां पर यह भी नहीं कह सकते हैं कि ये गरीब थे, जैसे इनको बताया जाता था ना, भटके हुए हैं, एक मास्टर का बेटा है भटक गया है। ये कौन बनाता था? कांग्रेस ही बनाती थी ना। जिनके हाथ में पहले पत्थर हुआ करते थे और हम सुनते थे कि भटक गए हैं और हाथों में पत्थर हैं, आज उनके हाथों में पत्थर नहीं, आज वो डॉक्टर बन गए हैं और उनके हाथों में बम है। बहुत अच्छी बात मोनिका आपने बताया कि यह सत्यता है। इनके कार्यकाल में यही होता था कि हम सेना में थे, हमारे ऊपर भी पत्थर फेंकते थे ये लोग, और ये क्या कहते थे कि भटके लोग। आज ये नहीं कह रहा हूं कि आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया है, मगर पहले जैसा नहीं रहा है। पहले देश में कोई ऐसा कोना नहीं था जहां बम ब्लास्ट ना होता हो, जहां आतंकवादी घटनाएं ना होती हो। मगर आज दिल्ली में ये 11 साल में पहली घटना घटी है, और पहले तो दिल्ली में हर महीने में हो जाती थी, हर 15 दिन में होती थी, और देश का कोई जिला ऐसा नहीं था जहां। मगर कांग्रेस ने कभी पलट के पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। आतंकवादियों को बचाती जरूर थी। बटाला हाउस में जिस तरह से इनकाउंटर आतंकवादियों का हुआ था। संदीप जी, भदौरिया जी का कहना है यूपीए सरकार की समय से ही सब कुछ चलता चला आ रहा है, शुरुआत हुई जिसके बाद अब वो विस्तार आतंक के रूप में कर चुका है। क्या जवाब देंगे? अनम्यूट कीजिए पहले संदीप मिश्रा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए। भदौरिया जी सैनिक है और मैं सैनिक के नाते इनका सम्मान करता हूं, लेकिन बीजेपी नेता के नाते मैं इनका कोई मान और सम्मान नहीं करता।
स्थिति साफ है कि बस भदौरिया जी ने इतना ही नहीं कहा कि नेहरू जिम्मेदार है लाल किले पर ब्लास्ट के लिए, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जिम्मेदार है, बाकी सब कुछ कह दिया। 3000 किलो के विस्फोटक आ गए, उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है, अमित शाह जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वहां का नायब सिंह सैनी जिम्मेदार नहीं, प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर 1000 से ज्यादा डॉक्टर पकड़े गए, सब नेहरू जी की वजह से आतंकवादी बन गए, उसके लिए ना मोदी जिम्मेदार है ना अमित शाह जिम्मेदार है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी 10 साल से गवर्न करती रही है, जिस दिन से अमित शाह और मोदी ने शपथ लिए शायद तब से ही आतंकी यूनिवर्सिटी चल रही है, ना मोदी जिम्मेदार है ना अमित शाह है, राजीव गांधी जी जिम्मेदार हैं। और इतनी बड़ी बात इन्होंने कही कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप तो सैनिक है साहब, आपको नमन करना चाहिए इंदिरा जी को। मुसलमानों की छाती में तीर गाड़ के, बंदूक गाड़ के 93,000 बंदी बना लिए और पाकिस्तान का कलेजा चीर के 2 टुकड़े कर दिए। उस शेरनी ने दुनिया में हर माँ बेटे को जन्म देती, इंदिरा पहली माँ है जिसने देश को जन्म दिया है। आपको नमन करना चाहिए। जरा सा भी आपके अंदर सैनिक और स्टार का जरा भी मान सम्मान हो, संदीप जी भदौरिया जी की भी सुन लेते हैं। भदौरिया जी बोलिए। बोलना चाहिए, आपको ललकार के बोलना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि आप फूल हैं, फूल छाप हैं, सैनिक का मान भी आपने मिटा दिया। संदीप जी आपकी सुनी, भदौरिया जी की भी सुन लीजिए। अब सम्मान और मान सब गिरवी करके आरती उतारे अमित शाह की, उतारिए। ठीक है संदीप जी, सुन लिया आप उनकी भी आगे से सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं उनकी भी। मोनिका जी, इन्होंने जो कहा मैं इन्हीं के शब्दों में इनका जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान के सैनिक हमारे बीजेपी प्रवक्ता के लिए ये पूरे टाइम मेरे पिछली बार भी बोलते रहे, मेरा कोई नहीं संदीप जी, आपने जो कहा उसी का जवाब मैं आपको दिलवा रही हूँ। मैं तो सवाल भी नहीं कर रही, मैं तो जवाब दिलवा रही हूँ ताकि मेरे पे कोई आरोप ना लगे। मैं आपको जवाब दिलवा रही हूँ। 40 सेकंड्स, 1 सेकंड, आप दोनों को मैं 40 सेकंड्स दूंगी ताकि आप दोनों की बात क्लैश ना हो। संदीप जी 40 सेकंड्स टू यू। ओके ठीक है संदीप जी, पहले 40 सेकंड्स टू यू ताकि आप दोनों की बात क्लैश ना हो। बोलिए संदीप जी, 40 सेकंड्स ताकि आपकी बात क्लैश ना हो। जी भदौरिया साहब, आप बता रहे ईमानदारी से आपके अंदर सैनिक का खून है, सरहद पे रहे, हमारे पास अधिकारी भी बैठे। क्या सैनिक किसी का गुलाम और चाकर हो सकता है? क्या अधिकारी किसी का गुलाम और चाकर हो सकता है? आपने अभी कहा कि फुल पावर दे दी एजेंसी को, तो पहले फुल पावर अमित शाह ने क्यों काट रखी थी एजेंसी की, बता दीजिए। क्यों फुल पावर एजेंसी को नहीं थी कि फरीदाबाद की इस आतंक की फैक्ट्री को पकड़ पाते? अमित शाह ने क्यों रोक रखा था? क्यों उनके हाथों में जंजीरें बांध रखी? भदौरिया जी से जवाब ले लेते हैं आप संदीप जी। ने काम किया, न पुलिस ने काम किया, ना दिल्ली पुलिस, ना हरियाणा पुलिस, ना एनआईए ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि अमित शाह ने रोक रखा था और आपने कहा कि अब फुल पावर दी है। ठीक है। अब भदौरिया जी का जवाब ले लीजिए आप दोनों की बातें ताकि क्लैश ना हो। 40 सेकंड्स भदौरिया जी, फिर मैं लक्ष्मी नारायण जी के पास जाऊंगी। फटाफट से जवाब दीजिए। मोनिका जी, इन्होंने कहा कि हमारे टाइम में पाकिस्तान के सैनिक बंदी बना लिए थी। बिल्कुल सही बात है, हमारी सेना ने बहुत उम्दा किस्म का काम किया। 1 2 नहीं 93,000 पाकिस्तानी सैनिक हमारे सैनिकों ने बंदी कराए थे। 1 साल को हमारे यहाँ जेल में रहे और उनको वो सुविधा दी गई जैसे किसी एक मेहमान को दी जाती है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने समझौता किया और उनको बिगड़ शर्त छोड़ दिए। अगर उस टाइम चाहती, हमारे ज्यादा नहीं, हमारे मात्र 54 हमारे सैनिक, जिसमें 3 एयरफोर्स के हमारे पायलट भी थे जो पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए थे, वो नहीं इन्होंने छुड़ाए, मगर 93,000 सैनिक छोड़ दिए। वो सैनिक हमारे पाकिस्तान की जेलों में गए। इसी गम में आपने बीजेपी की सदस्यता ले ली, पूरे सैनिकों का मान सम्मान इसी गम में रोक दिया आपने। इसीलिए आज बीजेपी की चरण चाकरी कर रहे हैं आप भदौरिया जी। इसीलिए सैनिकों के सारे परमवीर वीर चक्र को मिटा दिया। इसीलिए आज अमित शाह की आरती उतार रहे हैं। से जुड़ी बात करें, ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी के पास अब मैं जाना चाहूंगी। ठीक है, आप दोनों की बहस ऐसे चलती रहेगी और शायद इसका कोई अंत ही नहीं है जितना भी समय दिया जाए। लक्ष्मी नारायण जी पूर्व IPS भी हमारे साथ है। सर, NIA और ED की जांच में ये पता चला कि जो संदिग्ध पकड़े गए दिल्ली टेरर ब्लास्ट मामले में, उसमें से एक अल फलाह का प्रोफेसर भी था। तो आपको लगता है ये शैक्षणिक संस्थान जो मुनाफे की तरह चल रहे हैं, मुनाफे की कमाई कर रहे हैं, न सिर्फ पैसों का गबन कर रहे हैं बल्कि रेडिकलाइजेशन हब बन चुके हैं, और ऐसे संस्थान और भी हो सकते हैं, इसलिए जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है?
इसमें तो जांच का दायरा बढ़ाना ही पड़ेगा, और जो मौलाना लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं उनसे भी जोड़ना पड़ेगा, उनसे भी चीजों को पता करना पड़ेगा कि और कहाँ कहाँ का इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। क्योंकि ये सारा जो कुछ निकलता है अल्टीमेटली आप देखिए, ये आतंकवाद की जो शुरुआत होती है वो हर आतंकवादी का शुरुआती मदरसा होता है। हर आतंकवादी का, जो भी आतंकवादी हैं इस देश में जो अब तक मारे गए हैं, पकड़े गए हैं, जो भी जैसा भी है, कहीं ना कहीं पर उनका मदरसे से लिंक होता है, फिर कोई मौलाना जुड़ा होता है, और तभी सब चीजें जैसे ये पूरा प्रकरण भी मौलाना अजहर मसूद के उसमें चलाया गया, उसके साथ चला गया, उसी का कुछ था विंग यहाँ पर। ये जो शाहीना पकड़ी गई है, ये उसकी जो लेडी विंग है उसकी ये कमांडर है इंडिया में। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती हैं, और इन सभी चीजों पे निगाह रखने की जरूरत है, और इस जांच के दायरे को काफी आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है, ताकि कोई भी लिंक आवे तो उस पे हमको पूरी स्टडी हो जानी चाहिए। कई अवैध मदरसों पर ताले लगाए गए, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, इसके अलावा अन्य जिले, अन्य राज्य, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मदरसा कनेक्शन हर टेरर लिंक से जरूर लिंक होकर आ जाता है। ऐसा क्यों? अब देखिए, मूल मौलानाओं को अपने सर्विस पीरियड में मैंने सुना भी है, ऑफ कोर्स हिस्ट्री सुना है, लेकिन देखा हुआ है कि वो बार बार कहते हैं कि हमारी तो इसमें आपका जो सबसे ज्यादा काम है, सबसे प्रमुख काम है, वो प्रमुख काम है अपने इस इस्लाम को बढ़ाना और काफिरों को मारना। अब ये शब्द से ही आतंकवाद जन्म ले लेता है। दिक्कत ये है आपको लगता है आपने अपने कार्यकाल के दौरान इस तरह के केसेस कई देखे होंगे, आपको लगता है जो शिक्षा मदरसों में दी जाती है वो शिक्षा कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदार है? क्योंकि जो मतलब समझाया जाता है चीज़ों का, चाहे आप काफिर का मतलब देख लीजिए, या फिर आप ये देख लीजिए आतंकी उमर किस तरीके से कहता है, सुसाइड बॉम्बिंग की वो वकालत करता है, उसे शहादत बताता है, जो शब्दों का मतलब समझाया गया है, बतलाया गया है, वो गलत बतलाया गया है, इसकी वजह से भी इस तरह से टेररिज्म बढ़ता है। गलत नहीं बताया गया, एक्चुअली साफ साफ लिखा हुआ है कि काफिरों को, अभी आपको कभी नाइक को सुनिए, जो नाइक यहाँ पर एग्जाइल्ड है, जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, आजकल बांग्लादेश में गए हुए हैं, तो आप उनको सुनिए तो आपको पता चलेगा कि वो साफ कहते हैं कि उनकी कुरान में ये बात लिखी हुई है कि ये करना ही करना है। तो ये सारी बातें, ये भी मौलाना है, तो ये बहुत से मौलाना इसी प्रकार की बात करते हैं। कुछ इनलाइटेंड मौलाना भी हैं जो इस बात को कंडेम भी करते हैं। ये नहीं कहता कि सारे मौलाना ऐसा, ये तो खुलेआम बरगलाने का काम कर रहे हैं, खुलेआम बहलाने का काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। छिप करके चुप रहने से बात नहीं बनेगी, इस पे बात होनी चाहिए कि इस चीज को रोका जाए। संदीप जी सर हिला रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं? 40 सेकंड्स फटाफट संदीप जी, फिर मैं डॉक्टर नरेश चावला जी से भी सवाल करूंगी। नरेश चावला जी भी कहना चाह रहे हैं। मैं बहुत सहमत हूं आईपीएस साहब से, और निस्संदेह इसका दायरा भी बढ़ाना चाहिए और दायरे के मयार में उनको भी लाना चाहिए। बार्बर हो या डॉक्टर, किसी पर भी रहम नहीं होना चाहिए अगर वो देश का गद्दार है। निस्संदेह ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, और पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा घातक और खतरनाक हो रहे हैं। लेकिन शर्म तब आती है जब गरीब के घर के लिए बुलडोजर आ जाता है, और आतंक की इस यूनिवर्सिटी को गिराने के लिए भी एक ईंट भी ये डबल इंजन की सरकार वहां नहीं पहुंचा पाई कि बुलडोजर से इसे रौंद देना चाहिए था, इसे अपडेटेड नहीं है आप, शायद जमीन बुलडोजर एक्शन होगा, जमीन की पैमाइश हो चुकी है, बुलडोजर एक्शन होगा और बुलडोजर चलाया जाएगा अल फलाह यूनिवर्सिटी पर। भदौरिया जी मैं लौटूंगी आपके पास। मैडम मुझे लग रहा भदौरिया जी को बतानी चाहिए थी कि कब होगा, आप तो एंकर हैं, आप बीजेपी की बात नहीं करें तो अच्छा है। भदौरिया जी एक लाइन में बता दीजिए कब होगा, संदीप जी को संतुष्टि मिल जाए। जी नरेश जी मैं आ रही हूँ सर, नरेश सर आ रही हूँ आपके पास। भदौरिया जी सिर्फ एक लाइन, क्योंकि नरेश सर के पास मुझे जाना है, वो वेट कर रहे हैं बहुत देर से। कब होगा एक्शन बता दीजिए फटाफट से, क्या तारीख है? मौलिका जी बहुत जल्दी जांच एजेंसियां पूरी जमीन की जांच कर रही है कि कितनी जमीन इन्होंने अवैध कब्जा करी है, जो यूनिवर्सिटी बनाई है इसके क्या मापदंड है, परमिशन ली है कि नहीं ली है, पूरी जांच चल रही है। और जिस दिन ये जांच पूरी होगी उस दिन ये धराशायी हो जाएगी। मगर फिर इनसे मैं ये कहूंगा कि इसमें ये विधवा विलाप न रोए कि देखिए यूनिवर्सिटी उड़ा दी, मुसलमानों की थी इसीलिए तोड़ दी, फिर ये इस तरह का राग। चलिए इसका जवाब ले लेंगे बाद में कि क्या उनको उसके बाद उनका रिएक्शन रहेगा, बट पहले नरेश सर के पास मैं जाना चाहूंगी। आप दोनों को प्लीज मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। डॉक्टर नरेश चावला बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात पूरी कीजिए फिर मैं आपसे सवाल करूंगी।
मोनिका, मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, ऑब्वियसली एक इंडियन हूँ, वगैरह वगैरह। इस हमारे देश में ये कहते हैं कि आरोप और पत्थर तो हमेशा चलती आई हैं, टीवी चैनल पे हम यही देखते आए हैं। कुछ चीजें स्थिर होनी चाहिए। वो स्थिर चीज क्या होनी चाहिए कि जो जहां तक बात आएगी किसी भी, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो, या कोई दूसरा ऑर्डिनरी कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, कुछ बातें, कुछ स्टैंडर्ड्स पक्के मेंटेन करने चाहिए। आप इसके लिए, हम कई विदेशों में जाते हैं, हमारे बच्चे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका जाते हैं, चाहे वो हिंदू होते हैं, चाहे मुस्लिम होते हैं, चाहे क्रिश्चियन होते हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, वो कभी तोड़ते नहीं है। हमारे देश में हमने देखा है अक्सर स्टैंडर्ड्स अक्सर तोड़े जाते हैं, नॉट ओनली नाउ, ऑलवेज। कभी किसी ने तोड़े, कभी किसी ने तोड़े। स्टैंडर्ड्स किस चीज के? नंबर 1 एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, पढ़ाई करने आए तो पढ़ाई करो भाई। नंबर 2 सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स। आफ्टर ऑल इतना असला अंदर जा रहा था, बाहर जा रहा था, किसको पता क्यों नहीं चला? एट लेट टेल मी वन थिंग, वेयर इज द इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस ने चीज क्यों नहीं देखी? जब पकड़ा गया उसके बाद सब कुछ किया जा रहा है, जब ब्लास्ट हो गया तब किया गया, व्हाई नॉट बिफोर? तो मैं हर इंडियन नेशनल को, हर हिंदुस्तानी को, हर इंडियन को इस मामले में, चाहे वो रूलिंग में हो, चाहे वो पोजीशन में हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस में हो, चाहे कोई प्रोफेशनल हो, चाहे कोई सड़क पर चलता आदमी हो, इस मामले में हमें सख्ती मेंटेन करनी चाहिए कि हमारा देश एक डेमोक्रेसी जरूर है, लेकिन वैसी मैच्योर डेमोक्रेसी जैसी हम अमेरिका में देखते हैं या यूरोप में देखती हैं, वैसे हम नहीं बन पाए। डोंट माइंड, मोहम्मदन्स ने, मुस्लिम्स ने एक वर्ल्ड ट्रेड टावर, जो कि 5000 लोग मर गए, इतनी ऊंची, जो कि अमेरिका की नाक कही जाती, उनकी नाक तोड़ दी गई। लेकिन नाक के बाद मुस्लिम्स आज भी वहां रहते हैं, आज भी वो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स टाइट कर दिए कि ये होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। तो आई थिंक वी नीड टू इमुलेट दीज एग्जांपल्स ऑफ सिक्योरिटी, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। सबको हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल हमें सीखना चाहिए और इस पर ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। बट आपको अब मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आपको ये लगता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, शिक्षण संस्थान हैं, ये कुछ ज़्यादा ही मुनाफा केंद्रित शिक्षण संस्थान बनते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं या फिर वो जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो इन पैसों का फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और वो फिर और मुनाफा गलत तरीके से कमाने की सोचते हैं? देखिए मोनिका, मैं बता दूं, हमारे देश में ट्विन मॉडल चलता है। एक गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, चाहे लॉ कॉलेजेस हो, चाहे दूसरे ऑर्डिनरी कॉलेजेस हो। एक तो वो होते हैं जो टिपिकल अपने मेरिट के हिसाब से ऊपर आते हैं, लेकिन दूसरे जो कॉलेजेस आजकल बन गए हैं, जिसको हम कैपिटेशन फी मेडिकल कॉलेजेस कहते हैं, जिसमें कि कैपिटेशन फी लगती है। ठीक है, मैं पैसे दे सकता हूँ, मेरे नंबर चाहे थोड़े कम है तो मैं वहाँ एडमिशन लिया जाए, लेकिन इसका इस्तेमाल कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए जाए, ये हमारे देश का कोई आदमी पे परमिट नहीं करेगा। देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस एज सो एज एनीवन गोइंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। जो हिंदुस्तान का नुकसान करेगा उसके हम सबको उसके खिलाफ होना चाहिए। पढ़ाई करना चाहते हो आप, ये जरूरी नहीं कि जो एग्जाम में 12th में 99% मार्क्स लेके आया वही अच्छा डॉक्टर बनेगा। एक दूसरा आदमी जिसके 70-80%, 75-80% आए थे, वो भी एक अच्छा बेहतर डॉक्टर बन सकता है। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और पैसे से हम अच्छी तरह जानते हैं तो चलता है। चलो ये पहले भी चलते आए हैं, अब भी चल रहे हैं, वो आज भी हजारों डॉक्टर्स बन रहे हैं, हजारों इंजीनियर्स बन रहे हैं, जो कि कैपिटेशन फी देके बनते हैं। दे कैन अफोर्ड इट, दे कैन पे, दे वांट टू पे फॉर इट, लेट देम पे फॉर इट। क्या बुराई है उससे? हम अगर आप ध्यान से देखिए, मणिपाल वगैरह का एग्जांपल देखिए, तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट वहां बनाए हुए हैं, टोटली डेडिकेटेड कमर्शियल कैपिटेशन फी से बना हुआ है। वहाँ मेडिकल कॉलेज भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, लॉ कॉलेजेस भी हैं और दूसरे आर्ट्स व कॉमर्स कॉलेजेस भी हैं। वो एक मॉडल, वो एक सफल मॉडल है। तो जो कि ये सब इसलिए करना पड़ता है कि हमारी देश की अपनी सरकार अपने पैसे से इतने बड़े कॉलेजेस नहीं बना पाती। बिल्कुल। और ऑडिट्स की जब बात आती है, जिसका जिक्र आपने भी कहीं ना कहीं किया, भदौरिया जी, क्या आपको लगता है कि ऑडिट्स कंपलसरी कर देने चाहिए? जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हर 2 साल में या 3 साल में ऑडिट्स हों, जैसे अगर हम बैंक सेक्टर में देखें तो बैंकिंग सेक्टर में भी ऑडिट्स होते हैं और वो कंपलसरी होते हैं, तो ऐसे यूनिवर्सिटी में भी ऑडिट्स होने चाहिए? मोनिका जी, ऑडिट तो बहुत जरूरी है। ऑडिट से ही जो कोई भी संस्थान हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, बैंकर्स हो, बैंकों में तो मैं देखता हूं कि महीने के महीने होता है।
तो बिल्कुल ये जरूरी है, साल में, मैं तो कहता हूं कि साल में होना चाहिए कम से कम, क्योंकि इनकी कमजोरियां क्या, इनके अंदर खूबियां हैं, क्या ये कर रहे हैं, इनकी सोच क्या है, क्या वहां से सिलेबस चल रहे हैं, क्या वहां पढ़ाया जा रहा है, किस तरह किस मानसिकता के लोग हैं। तो जब तक ऑडिट नहीं होंगे, लोग वहां अंदर नहीं जाएंगे। कैंपस के लोग अगर कैंपस में ही है, जब तक बाहर के लोग अंदर जाके इन चीजों का जायजा नहीं लेंगे तो इस चीजों को पे जो है ना पर्दाफाश नहीं होता। इस यूनिवर्सिटी का मुख्य कारण यह था कि एक तो ये शहर से बाहर थी, इंटीरियर एरिया में थी, भले ही दिल्ली के नजदीक थी, बट सर फरीदाबाद के ऐसे तो बिल्कुल पास। यूनिवर्सिटीज, क्योंकि आई थिंक सो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज बहुत बड़ी होती हैं, ज़मीन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो अक्सर ऐसी यूनिवर्सिटीज सिटी के बीचों बीच होती ही नहीं है। आप अधिकतर यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, या तो वो हाईवे पे होती हैं या हाईवे से ज़मीन लग रही है, जो इलाका लग रहा है वहाँ पर होती हैं, क्योंकि एक बड़ा वाइड एरिया चाहिए। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज तो सेंट्रल एरिया में मिलती ही नहीं है। नहीं, उनका ये कहना गलत होगा कि यूनिवर्सिटी नहीं मिलती। पुरानी जितनी यूनिवर्सिटी है वो सब शहर के अंदर है, हमारे अंदर, चाहे जेएनयू देख लो, एनयू देख लो, जितनी मैंने तो शायद जन्म भी नहीं लिया होगा, इतनी पुरानी है। तो तब डेवलपमेंट उतना नहीं था, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। मगर ये जो यूनिवर्सिटी बनी वो बिल्कुल ऐसा इंटीरियर है कि वहां पहाड़ी एरिया लग जाता है, पहाड़ी एरिया में है जहां सरकारी लैंड ज्यादा से ज्यादा सरकारी लैंड है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो है ना कुछ तो हेरा फेरी हुई है कि लैंड, उसी चीज की जांच चल रही है। और जो हमारे कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा है उनको ये बहुत जल्दी खबर सुनने को मिल जाएगी कि इस यूनिवर्सिटी पे बहुत जल्दी बिल्डोजर चलने वाला है। और ये जब बुलडोजर एक्शन होगा, यूनिवर्सिटी को निस्ते नाबूद किया जाएगा। हाँ ठीक है, होगा, काम चल रहा है, हमें भी पता है कि जमीन की पैमाइश की गई, हमने तस्वीरें ली, हमने अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें भी पहुंचाई कि जांच चल रही है। जब बुलडोजर एक्शन होगा, यूनिवर्सिटी को निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, तो वो छात्र जो इसमें पढ़ रहे थे, उन छात्रों का भविष्य कैसे सिक्योर किया जाएगा? क्या उसके बारे में सोचा गया है? कोई नीति निर्धारित की गई है कि उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा, डिग्री का क्या होगा, जिस डिग्री के लिए सालों साल वो मेहनत कर रहे हैं, इन सब के लिए कोई नीति निर्धारित की गई? इसमें भी बिल्कुल सरकार विचार करेगी कि एक्चुअली इसमें जो पढ़ाई हो रही थी, क्या ये इनको मान्यता थी, क्या इनके पास मेडिकल कॉलेज चलाने की कोई ऐसी मान्यता थी। तो ये सब चीजों की जांच की जाएगी। अगर ये सब कुछ सही है, उसके बाद छात्र हैं तो उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा, उनका भविष्य तो सोचा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार किसी को ऐसे छोड़ देगी, कदम उठाए जाएंगे। चलिए, आपका कहना है कदम उठाए जाएंगे। फटाफट से 30 सेकंड्स में मैं जवाब लक्ष्मी नारायण जी से लेना चाहूंगी, फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी, क्या वाकई में ऐसी कोई निर्धारित नीति की जा सकती है, कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है ताकि बुलडोजर एक्शन के बाद उन स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर हो सके? पॉलिसी तो बनाई जा सकती है, लेकिन अगर ये यूनिवर्सिटी ही फर्जी थी तो फिर वो बच्चे भी सब फर्जी हो जाएंगे ना। वो तो धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं। अच्छे बच्चे भी तो होंगे ना जो अच्छे दीन ईमान के साथ पढ़ रहे होंगे। फिर अब अगर उन्होंने 3 साल पढ़ाई कर ली तो उनके 3 साल तो वेस्ट। नहीं, ये धोखा हो गया ना। जैसे मान लीजिए किसी ईमानदार और सही आदमी से कोई फ्रॉडिया आदमी आकर के पैसे लूट लेके चला जाए फ्रॉड के आधार पे, ये तो उसी तरह की घटना हो जाएगी टेक्निकली। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि इन बच्चों को फिर लेकर के अपने किसी सही कॉलेज में जाएं। 30 सेकंड्स देन वाइंड अप करेंगे। नरेश जी फटाफट से 30 सेकंड्स जी। इतना ही कहूंगा, ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर मैंने पता चला है कि साल में 150 बच्चों की इस कांड के बावजूद भी 150 बच्चे वहां एमबीबीएस पढ़ने के लिए राजी हैं, तो इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पहले वो एडमिट हुए हैं बकायदा नीट एग्जाम के बाद वहां गए हैं, विदाउट नीट नहीं जा सकता। पूरे हिंदुस्तान में विदाउट नीट एग्जामिनेशन, एक ही एग्जामिनेशन होता है, नेशनल जो एग्जाम होता है, उसमें अगर नंबर आए हैं तभी आपको एडमिशन होता है। तो उनको कहीं ना कहीं दूसरे अल्टरनेटिव कॉलेजेस में हरियाणा में शिफ्ट होना चाहिए, कायदे से उनका भविष्य खराब नहीं होता। बिल्कुल, कोई कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य खराब ना हो। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन लिया जा रहा है और अभी आगे जाकर बुलडोजर एक्शन भी होना है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं इस जांच के घेरे में, सवालों के घेरे में सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों के लिए आकर खड़ा हो गया है जो यहाँ पर पढ़ रहे थे, उनका भविष्य खतरे में है।